हेलो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं जनसत्ता के एडिटोरियल की, जो आपके ये काम आएगा यूपीएससी, पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, और ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे पास जनसत्ता, जैसे आप जानते हैं कि जनसत्ता सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर होता है इसकी तैयारी के लिए। तो हम संपादकीय पेज पर संपादकीय जो पेज है हमारा वही पढ़ेंगे। ये 8 फरवरी का है हमारा 2025। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोट्स में क्या है हमारा, देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक का ये कोट्स है, इसको हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और है, आजकल शिक्षा तो रोटी कमाने का धंधा हो गई है, ये शिक्षा नहीं मजदूरी है, इससे राष्ट्र की उन्नति नहीं अवनति हो रही है। मतलब लोकमान्य तिलक ये कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन है इसका जो आजकल मकसद हो गया सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। इसका मकसद अपनी जो अंदर के गुण हैं उसका डेवलपमेंट नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना गया। जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं इनको इम्प्रूव करना नहीं रह गया है, एक अच्छा जीवन जीना नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चारों तरफ हमारी ज़िंदगी घूम रही है। सबसे पहले करते हैं शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव, ये वाला एडिटोरियल हम देख रहे हैं। सबसे पहले 4 एडिटोरियल इसमें आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे, अभी हमने जस्ट शुरू किया है तो धीरे धीरे हम चारों एडिटोरियल डिस्कस करें। लेकिन आज के लिए हम सिर्फ ये कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव। देखो बेटा, ये एसए में काफ़ी काम आता है, आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आता है, तो आपको अगर हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पढ़ना ही होगा। तो इसमें क्या है, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और कई कारणों से हर साल अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.1 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जो 2023-24 में घटकर 24 करोड़ हो गए। साफ साफ लग रहा है कि 25 करोड़ से 24 करोड़ हो गए हैं। इसका मतलब बच्चे जो हैं उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ी है। और ये ज़्यादातर बच्चे ये कहाँ के होते हैं बेटा? बच्चे ज़्यादातर गाँव के होते हैं। क्या ये प्राइवेट स्कूल के होते हैं? नहीं बेटा, ज़्यादातर बच्चे ये गवर्नमेंट स्कूल के देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि इस एडिटोरियल में और क्या कहा गया है। सबसे पहली बात इसमें कही गई है, चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति, उपलब्धियां और चुनौतियों को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो हैं, रपटे जो हैं जारी हुई है। 2 रिपोर्ट जारी हुई है। पहली जो रिपोर्ट है वो है राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट 2023-24 और दूसरी है असर 2024। तो इन रिपोर्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट जारी की गई है। एक है हमारी असर 2024, एक है राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट 2023-24। ये दोनों देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, सुधारों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। इसमें एक तरफ प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रुझान बढ़ता हुआ दिखता है, वहीं माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बच्चों के नामांकन में कमी होती दिख रही है। मतलब इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं प्राथमिक में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो माध्यमिक से हमारी एजुकेशन होती है इसमें कमी देखी गई है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन में 37.5 लाख की कमी दर्ज की गई है। उच्च शिक्षा तक बच्चों का पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित है और कई कारणों से हर साल अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। भैया ग्रेजुएशन की बात तो छोड़ो, बच्चे जो है 8वीं 10वीं यही नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेजुएशन तो बहुत दूर की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.7 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे और 23-24 में घटकर कितने रह गए? 24.80 करोड़ ये रह गए हैं। यानी पिछले 4 वर्षों में नामांकित बच्चों की संख्या 1.64 करोड़ कम हो गई है। अब देखो, ये जो डेटा है आप इसे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा ऐसे आता है हमारा जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर आगे है, साथ ही इस अवधि में स्कूलों की संख्या 37,000 की कमी के साथ इतने लाख से घटकर, है ना, इतने हो गई है हमारी। शिक्षा से वंचित बच्चों में ज़्यादातर समाज के कमजोर वंचित वर्गों से आते। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कौन एजुकेशन के बच्चे जो है कौन है, वो हैं जो गरीब तबके के हैं, जो इनका बैकग्राउंड जो है सोशली जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं और जो गरीब हैं, गाँव के जो गरीब लोग हैं मेनली आपको वो दिखाई देंगे। दूसरी ओर हाल ही में जारी असर जो रिपोर्ट है हमारी ASIAR की रिपोर्ट देश में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट बताती है कैसे देश के सुदूर इलाकों में भी शिक्षा की रोशनी पहुंच रही है।
मतलब इसमें ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, प्राथमिक में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और उसमें हमारा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बच्चों का एडमिशन बढ़ा है, बच्चों के अंदर शिक्षा बढ़ी है। पहले की तुलना में अधिक बच्चे स्कूली और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ रहे हैं। विशेष रूप से 3 से 5 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है, जो किसी न किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित हुए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां शिक्षा को अब तक प्राथमिकता नहीं मिल पाई थी। मतलब चलो कम से कम एक पॉइंट तो हमारा पॉजिटिव है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक एजुकेशन होती है, वहाँ के बच्चों में जो है पढ़ाई की तरफ रुचि दिखाई दे रही है। इस वर्ष असर का सर्वेक्षण देश के 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांवों तक पहुंचा है और इसमें 64,09,491 बच्चों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ने और गणित के सवाल हल करने की क्षमता में 2022 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भाई जैसे आप देख रहे हैं कि पहले कोरोना था और कोरोना का इतना इफेक्ट पड़ा बच्चों की एजुकेशन पे कि बच्चे जो सिंपल कैलकुलेशन थे वे भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि अब जाके काफ़ी सुधार देखने को मिला है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर 2 अहम निष्कर्ष सामने आए हैं। पहला, 2018 से 24 के बीच प्री स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ये तो हमने पहले ही देख लिया। दूसरा, 2024 तक 3 वर्ष की आयु के 77.4% ग्रामीण बच्चे किसी न किसी प्राथमिक बाल अवस्था शिक्षा कार्यक्रम आंगनबाड़ी नर्सरी से नामांकित है। चलो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। खास बात यह है कि यह प्रगति केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी स्पष्ट रूप से देखी गई है ना। कि भाई ये शहरों में तो ऐसा हुआ ही है, गाँवों में भी ये देखने को मिला है कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का जो एडमिशन है वो बढ़ा है पहले से, और बच्चों की जो कैलकुलेशन की क्षमता है वो भी बढ़ी है कहीं ना कहीं 2022 के बाद। गौरतलब है कि इस बार असर 2024 ने डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 16 वर्ष के 90% ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन है। ये बढ़िया बात है, लेकिन यह सवाल है कि वे क्या इसका सही उपयोग कर रहे हैं। भाई आप देखिए हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन सवाल उठता है क्या वो बच्चा उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। कोई यूट्यूब में लगा पड़ा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई गेम खेल रहा है, क्या एजुकेशन के लिए बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हमें लगता है कि अगर 100 लोगों के पास है उसमें से 5 से 10% के करीब ही होंगे जो मोबाइल का सही यूज़ करोगे, बाकी सब उधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब बच्चों को ऑनलाइन जानकारी खोजने या अलार्म सेट करने जैसे छोटे छोटे कार्य दिए गए, तो इसमें अब हमारा आगे क्या है, तो पाया गया कि डिजिटल तकनीक के उपयोग में लड़के लड़कियों की तुलना में थोड़ा आगे हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि अभी भी ये हमारा समाज में है कि लड़कों को चीज़ें पहले दी जाती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, तो वो रिजल्ट हमारा निकल कर आ रहा है कि लड़के मोबाइल को चलाना ज़्यादा जानते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में लड़कियां भी इस अंतर को तेजी से भी पाट रही हैं, जैसे कि देखो आगे लाइन ये बोल दी इसने, और डिजिटल कौशल में बराबरी पर आ रही है। शिक्षा किस नई लहर के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी योगदान, उल्लेखनीय योगदान है। कहीं ना कहीं 2020 का भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसका भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है। नीति इस बात पर भी जोर देती है कि स्कूल में दाखिले के पहले 3 वर्ष जो आमतौर पर आंगनबाड़ी या नर्सरी स्तर पर होते हैं, बच्चों की सीखने की बुनियाद बनाते हैं, है ना। इसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, निपुण भारत मिशन। अब एग्जाम में प्रीलिम्स में आपसे ही पूछ लिया जाएगा कि निपुण भारत मिशन किस चीज़ से संबंधित है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चे बुनियादी तौर पर पढ़ने और गणना करने की दक्षता हासिल कर लें। ठीक है। असर के सर्वेक्षण के मुताबिक 83% स्कूलों ने बताया कि उन्हें सरकार से FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी गतिविधियों को लागू करने के निर्देश मिले थे, है ना। लगभग 78% स्कूलों ने कहा कि स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को FLN पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, जबकि 75% को संबंधित अध्ययन सामग्री भी प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने खासकर 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को की शिक्षा के व्यापक ढांचे में शामिल करके संदर्भ परिवर्तन किए। सभी जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी चेंज देखने को मिले थे। शिक्षा नीति में इस बार जोर दिया गया है कि सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस शिक्षा यात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी आप देखते हैं आसपास हमारे आंगनबाड़ी केंद्र देखने को मिलते हैं, उनका योगदान काफ़ी अच्छा है। असर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में बच्चे आंगनबाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता सुधार की अब भी आवश्यकता है। अगर आंगनबाड़ी में भी हमारे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाए तो उससे भी काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित न रखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे बच्चों को समग्र विकास में प्रभावी भूमिका निभा सके। मगर इसके उलट देश में बच्चों को
स्कूल छोड़ने की जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं। भैया आप ध्यान देने वाली बात है, 9th से 12th के बच्चे ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं, 9th से 12th के बीच के। देश भर में बच्चों की स्कूली शिक्षा के नामांकन में 37 लाख से अधिक की गिरावट आई है। इसका सबसे ज़्यादा असर माध्यमिक स्तर पर पड़ा है। विशेषकर अनुसूचित जाति जो एसटी होते हैं, जनजाति एसटी, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों के वर्ग में यह गिरावट अधिक देखने को मिली है। शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्राथमिक स्तर पर 3.7%, मिडिल स्कूल तक 5.2% और सेकेंडरी स्तर पर यह 10.9 हो जाता है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों के स्कूल छोड़ने की औसत दर 12.6% है, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय और पंजाब जैसे राज्यों में यह दर अधिक है। तो ध्यान देने वाली ये स्टेट हैं जहाँ पर बच्चे ज़्यादा पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हालांकि देश के कई राज्यों ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाने के लिए अब भी कई चुनौतियां बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी भी हमारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में तो बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में है वहाँ अभी भी हमारे नेगेटिव पॉइंट्स, नकारात्मक चीज़ ही देखने को मिल रही है। बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए भारत को अन्य देशों की प्रभावी नीतियों सीखने की आवश्यकता है। जैसे कि फिनलैंड ने निःशुल्क शिक्षा दे रखी है। व्यक्तिगत शिक्षण सहायता समावेशी नीति अपनाकर इस समस्या को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। हमें बाकी जो कंट्री हैं, बाकी जो देश हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। इसी तरह नॉर्वे, जर्मनी, जापान ने भी लचीली शिक्षा व्यवस्था बनाई है, जिससे वहाँ स्कूल छोड़ने की दर न्यूनतम है। तो हमें उनको एनालाइज करना होगा कि ऐसा उनमें क्या है कि वहाँ जो दर जो है वो न्यूनतम है। इन रिपोर्टों के निष्कर्ष से दर्शाते हैं कि देखो ये बढ़िया चीज़ है, ये कंक्लूजन है हमारा। देखते हैं कंक्लूजन काफ़ी हमारा काम आता है। इन रिपोर्ट के निष्कर्ष ये बताते हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। जब हर बच्चा बिना किसी बाधा के स्कूल जाने लगेगा और सीखना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया होकर आनंद अनुभव बनेगी, तब हम वास्तव में शिक्षित भारत की मजबूत नींव रखने का दावा कर सकेंगे। ठीक है जी, चलिए आज का हमारा एडिटोरियल खत्म हुआ। आज ये जो एडिटोरियल था ये था हमारा शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ये चारों एडिटोरियल लेकर आएंगे और धीरे धीरे जनसत्ता अखबार पर पूरी कमांड करेंगे, जो हमारी यूपीएससी, पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी सहायता